हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन प्रिपरेशन पॉइंट में। और आज हम लोग बात करेंगे भारत के उद्देश्य और नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन को। इसके पहले हम लोगों ने इस श्रृंखला के 3 वीडियो ला चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसमें जा करके प्लेलिस्ट में और सारे वीडियो को देखिए। और भारत के संवैधानिक विकास के भी 3 वीडियो आ चुके हैं, आप लोग उन सभी को वीडियो को देखिए, जिसमें पिछले वर्ष को आए हुए प्रश्नों को कराए गए हैं और अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। जी हाँ, प्रथम क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, ऑप्शन सी है किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, ऑप्शन डी है भारतीय बैंक में धन जमा करके। जी हाँ, तो जो भारतीय नागरिकता किसके नहीं प्राप्त की जा सकती, भारतीय बैंक में धन जमा करके। पिछले वीडियो में हमने इस क्वेश्चन का उल्लेख किया है, तो इस प्रकार हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। जबकि जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, भारतीय भूभाग में सम्मेलन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, कुल मिला के 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। जी हाँ, कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो हम लोग देखेंगे दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बताना है तो भारतीय नागरिकता जो प्रदान करती है, भारतीय नागरिकता किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करती है, तो भारतीय नागरिकता जो प्रदान की जाती है दोस्तों, वो एकल नागरिकता देती है। इस पर हमारा आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। जी हाँ, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। कथन है, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। सेकंड कथन है, यदि वह नागरिकता के दायित्वों से परिचित नहीं है। थर्ड है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है। जी हाँ, और फोर्थ नंबर कथन जो है, यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। जी हाँ, इस प्रकार हम लोग देखेंगे जो कूट हमारा हो जाएगा, तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें हम लोग देखेंगे कूट इसमें दिया है, तो कूट के अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर देना है। तो हम लोग देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा दूसरे नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो निलंबित हो जाएगा। बिल्कुल सही है, अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण कर लेता है तो उसकी नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार जो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, पहले तो हमारा सही है, यदि वह नागरिकता के दायित्वों से परिचित नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है, इससे नहीं हो सकता है निलंबित उसका नागरिकता। थर्ड है, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त की गई है, तो ये भी सही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, यदि वह किसी विदेशी राष्ट्र युद्ध के दौरान शत्रु की सहायता पहुंचाने की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है। जी हाँ, अगर ऐसा वो पाया जाता है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। मतलब हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा, हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, जी। तो इस प्रकार से जो हमारा होगा 1, 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है। जी हाँ, जो इकहरी नागरिकता है किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो कहाँ से प्रेरित है दोस्तों, ब्रिटेन से ये अपनाया गया है। भारत की इकहरी नागरिकता, भारत की जो इकहरी नागरिकता है वो ब्रिटेन से प्रेरित है, ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। जी हाँ, तो किसके द्वारा भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है, त्यागने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर। बिल्कुल सही है, तीनों के द्वारा भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति नागरिकता त्याग देता है भारत की, या उसे निष्कासित कर दिया जाता है, या उसे नागरिकता छीन ली जाती है, तो हमारा सी हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा जो होगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
में से राज्यों को आपको बताना है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। दिए गए कोड के पहचान करना है कौन सा राज्य कब बना था। जी हाँ, तो हम लोग अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और सिक्किम, तो हम लोग देखेंगे तो आंध्र प्रदेश सर्वप्रथम बना था राज्य, फिर जो हमारा बना था हरियाणा बना था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम। इसका हम लोगों ने पिछले वीडियो में उल्लेख किए हैं अच्छे से कौन सा राज्य का गठन कब किया गया था। तो अगर आप लोगों ने इसको पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग पिछले वीडियो में जा कर के देख सकते हैं और अपनी तैयारी को एक अच्छा आधार दे सकते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार हम लोग देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, फिर हरियाणा का हुआ 66 में, और आप लोगों को पता ही 1956 में आंध्र प्रदेश हुआ था, फिर हरियाणा का 66 में हुआ था। इस प्रकार हम देखेंगे 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम एलिमिनेट करके सीधा निकाल सकते हैं। फिर हिमाचल प्रदेश का हुआ, फिर सिक्किम का हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है। जी हाँ, जो आर्थिक न्याय का उपबंध किया गया है वो किसमें किया गया है। उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित हैं। जी हाँ, कथन है प्रथम कथन है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। सेकंड है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। सी है, मतलब थर्ड ऑप्शन है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। जी हाँ, हम लोग इसमें देखेंगे तो जब फर्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल सही कह रहा है। नेक्स्ट है कि जब तक मंत्री को संसद का विश्वास प्राप्त है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। ये भी बात सही है। राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, जो कि गलत है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे 1 और 2, तो हम लोग देखेंगे कथन 1 और 2 केवल 1 सही है। इस प्रकार हमारा आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता बताना है हमको। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की जो विशेषता है वो क्या है, कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। तो बिल्कुल सही है, जो कार्यकारिणी का प्रमुख होता है वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। बिल्कुल करेक्ट है, राष्ट्रपति जो होता है व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। इस प्रकार देखेंगे ऊपर बड़ी सभी तथ्य सही हैं, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर जो होगा आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हम जो आंसर लगाएंगे डी ऑप्शन लगाएंगे, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वो है, कूट प्रथम है, जो कथन प्रथम है, जो राज्य की सत्ता के लिए हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जी हाँ, तो हम लोग देखेंगे जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, जो कि गलत है। ऐसा कोई बात नहीं कहा संवैधानिक सरकार में। सेकंड कथन है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। हाँ, तो ये सही है। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो इस प्रकार हमारा बी आंसर बी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। जी हाँ, नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। कौन सा नहीं है ये हम लोग को बताना है। फर्स्ट कथन है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर। सेकंड ऑप्शन है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर। थर्ड ऑप्शन है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके। और डी ऑप्शन है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे नए राज्य का निर्माण संवैधानिक उपबंध कौन सा नहीं है। पूछ रहा है कौन सा उपबंध नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नहीं पे ध्यान देना है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल करके राज्यों का निर्माण कर सकता है, जो कि गलत है। बाकी किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा करके कर सकते हैं, राज्य को घटा करके संवैधानिक उपबंध कर सकता है, राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है। लेकिन ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। इसका पूछा है संवैधानिक उपबंध नहीं है, तो डी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग, जी हाँ, हम भारत के लोग भारत को
एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, जी हाँ, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज यहाँ जो होगा एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करता हूँ। तो जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर हमको भरना है, क्या भरना होगा हमको? 26 नवंबर 1949। जी हाँ, इसमें हम लोग भरेंगे 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो देखेंगे हमारा आंसर नंबर भी करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारे संविधान की प्रस्तावना है। इसको 26 नवंबर 1949 को ही क्या किया गया था? अपनाया गया था। जी हाँ, और जबकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को कम्प्लीटली, और लागू हुआ कम्प्लीटली 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। जी हाँ, इस प्रकार हमारा इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? जी हाँ, तो प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? एक सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। जी हाँ, बिल्कुल सही करेक्ट है। जो प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया है, कैसे घोषित किया? एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक गलत है? जी हाँ, गलत कथन को हम लोग को इसमें से चूज करना है। तो हम लोग देखते हैं, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, तो गलत है। फिर दिया है द्वीप खंभात की खाड़ी में एक टापू है, तो ये भी गलत ही है। नेक्स्ट है, दमन और दीव को भारतीय संविधान को 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया, बिल्कुल गलत है। दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेश शासन के अंतर्गत थे, गलत कथन हमको बताना है दोस्तों। तो इस प्रकार का हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो हमारा केवल एक गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, मतलब कि ए सही हो जाएगा। गलत मतलब सही है दोस्तों, क्योंकि इसमें गलत बोला है दोस्तों। चूँकि जो गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, बिल्कुल सही बात है। द्वीप खंभात की खाड़ी में एक टापू है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी, दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया था, बिल्कुल राइट है। इस प्रकार से हमारे ये तीनों जो हैं क्या है दोस्तों, ए, बी और सी तीनों कथन हमारे क्या हैं? सही है। लेकिन दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेश शासन के अंतर्गत थे, जो कि गलत कथन है। और इसमें बोला ही है कि गलत कथन है, और गलत कथन को हमको बताना है कि कथन कौन सा गलत है। तो हमारा जो होगा इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर, इसका हम लोग लगाएंगे। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद। जी हाँ, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य बताना है अब कि कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। जी हाँ, तो बताना है हम लोगों को कौन कौन से राज्य आते हैं कावेरी जल विवाद के अंतर्गत। कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडुचेरी और केरला। जी हाँ, तो इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कर्नाटक आता है, तमिलनाडु आता है, पांडिचेरी आता है और केरल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। जी हाँ, संघीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, ये बता रहा है बताने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कौन सा कथन संघीय व्यवस्था के बारे में सही है भारत में। पहला है, संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। जी हाँ, सही है कि जो संविधान है शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था का प्रस्तावना करता है। तो इस प्रकार हमारा जो ए हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकात्मक सुझावों का उसमें सशक्त मिश्रण है।
जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसमें एकात्मक सुझावों का सशक्त मिश्रण है। थर्ड कथन है, दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएँ प्रभुता संपन्न हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट है, विधायिका वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित करती है, जो कि गलत है। इस प्रकार हम लोग देखेंगे हमारा कथन 1 और कथन 2 सही है, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। इस प्रकार हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? जी हाँ, ऐसा कौन सा राज्य है जो स्वतंत्रता के बाद भी अब तक उसकी राजधानी का नाम नहीं परिवर्तित किया गया है? तो कौन सा राज्य है? जी हाँ, आंध्र प्रदेश है, जो कि अभी तक स्वतंत्रता के बाद अभी तक उसकी राजधानी का नाम नहीं बदला गया है, लेकिन प्रस्ताव है कि अब बदला जाएगा, नई राजधानी वहाँ के लिए स्वीकृत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही है? जी हाँ, सही कथन हमको बताना है। भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। नेक्स्ट है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। नेक्स्ट है, भारत एक कुलीन तंत्र है। ऑप्शन डी है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। जी हाँ, तो भारत कौन सा सही है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? जी हाँ, सर्वोच्च कौन है हम लोग को ये क्वेश्चन बताना है। तो सर्वोच्च कौन है? संविधान। जी हाँ, जो संविधान है वो सर्वोच्च है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में। हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने कहा है हमारे प्रस्तावना को प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली? ये किसके द्वारा कथन उल्लेखित किया गया है? ये जो कथन कहा गया है के एम मुंशी के द्वारा उल्लेख किया गया है कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली के एम मुंशी जी के द्वारा ये कहा गया है। इस प्रकार हम लोग का जो आंसर होगा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है और कारण है, हम लोग को चूज करके बताना है। कथन है, भारत की संघात्मक संरचना का उद्देश्य, जो मुख्य उद्देश्य है इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। जी हाँ, और इसका जो कारण है, इसका कारण है कि विविधताओं के समंजन से एक सशक्त न कि कमज़ोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। जी हाँ, हम लोग देखते हैं तो हमारा कथन और कारण दोनों यहाँ पे सही है कि भारत की जो संघात्मक संरचना है इसका जो मुख्य उद्देश्य बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता का संरक्षण करना था, जो कि दोस्तों करेक्ट है। नेक्स्ट, विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त न कि कमज़ोर राष्ट्रीयता का निर्माण, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार लेकिन जो कारण हो कथन का उल्लेख नहीं कर रहा है यहाँ पे, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर बी करेक्ट हो जाएगा कि ए और ओ दोनों तो सही हैं लेकिन आर ए का उल्लेख नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पूछा गया है। कथन है, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है। कारण है, भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। तो बिल्कुल दोनों सही है। भारत का राष्ट्रपति परोक्ष निर्वाचित होता है, जो कि करेक्ट है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्र के साथ जोड़ा गया है, ये भी सही है। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे, और चूँकि गणतंत्र के साथ जोड़ा गया है और बात राष्ट्रपति के परोक्षतः निर्वाचित की बात कर रहा है, तो आर और ए दोनों सही हैं और आर ए का सही मान्यकरण है, यानी उल्लेख करता है। तो हमारा आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो दलित हैं, महिलाएं हैं, निर्धन और अल्पसंख्यक हैं, भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, बिल्कुल करेक्ट है। कारण इसका है, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। जी हाँ, ये भी सही है कि जो लोकतंत्र है वो अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। और देखा जाए तो यहाँ पे आर और ए दोनों सही है और आर ए का सही उल्लेख भी कर रहा है, तो इस प्रकार हमारा आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम बताना है। जी हाँ,
सही और वही क्रम बताना है हम लोग का, इसमें कौन सा सही और वही क्रम होगा। तो हम लोग देखेंगे तो राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इस प्रकार हम लोग जो देखेंगे हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का निर्माण और वही क्रम में चूँकि बताना है, तो और वही क्रम में हम लोग देखेंगे इसमें। तो और वही क्रम में जो हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिल्कुल सही हो जाएगा। हमारा आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? जी हाँ, नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए कौन सा सक्षम निकाय है? जी हाँ, तो कौन सा है? संसद। बिल्कुल सही है, इसका आप लोग को डाउट ही नहीं रहना चाहिए। जो हमारी संसद होती है वो नागरिकता में संशोधन कर सकती है या अर्जन करने जैसा भी विधि का नियम हो, संसद बनाती है। तो हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? जी हाँ, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? तो B.R. अम्बेडकर जी ने कहा था संविधान को एक पवित्र दस्तावेज। तो हमारा आंसर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? जी हाँ, भारतीय संविधान का दर्शन कौन सा नहीं है? तो हम लोग देखेंगे साम्यवादी राज्य जो है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, जबकि कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक न्याय ये सब हैं, लेकिन इसमें साम्यवादी राज्य जैसा कोई उल्लेख नहीं है। इसका हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से एक कथन असत्य है। असत्य कथन को हम लोगों को बताना है। जी हाँ, मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, तो हमारा यही पहले ही असत्य मिल गया है हम लोगों को, जो कि गलत हो जाएगा। बाकी हम लोग आगे देखते हैं। गोवा को दमन एवं दीप से अलग किया गया था, बिल्कुल सही है। मुंबई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र विभाजित किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हम लोग जो देखेंगे हमारा आंसर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया, जो कि गलत है। जिस प्रकार हमको असत्य कथन बताना था, तो आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? जी हाँ, आप लोगों को पता होगा कि जो हम भारत के लोग शब्द का प्रयोग किया गया है भारतीय संविधान में, तो इसका प्रयोग कहाँ किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? जी हाँ, जो संघीय लक्षण नहीं है वो कौन सा नहीं है, ये हमको बताना है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, ऑप्शन बी है पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ऑप्शन सी है एकहरी नागरिकता, ऑप्शन डी है स्वतंत्र न्यायपालिका। जी हाँ, संघीय लक्षण हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा संघीय लक्षण नहीं है। तो इसमें जो एकहरी नागरिकता है ये संघीय लक्षण नहीं है। बाकी केंद्र तथा राज्यों की शक्ति का बंटवारा है, पूर्ण रूप से लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका, ये सभी हैं, लेकिन लक्षण नहीं है पूछा, चूँकि नहीं की बात कर रहा है। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि? भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि? क्योंकि पूछा है कि क्यों है ऐसा, तो हम लोग देखते हैं। लोकसभा प्रथम ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। ऑप्शन बी है संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। ऑप्शन सी है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बिल्कुल करेक्ट है। जो संसदीय प्रणाली सरकार को जो संसदीय प्रणाली की सरकार है उसका मेन रीजन है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। बिल्कुल करेक्ट, हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? जी हाँ, इसके हम लोग को बताना है कि किस देश में इसका उदय हुआ था, प्रारंभ किस देश से हुआ था लिखित संविधान का। तो इसका जो प्रारंभ हुआ था अमेरिका से हुआ था, संयुक्त राज्य अमेरिका से, USA से हुआ था, जो कि भारत ने भी वहीं से अपनाया है। तो इसका हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। जी हाँ, जो संघीय क्षेत्र हैं उनको प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो किसके द्वारा प्रतिनिधित्व प्राप्त है? संसद के दोनों सदनों में। जी हाँ, जो संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है वो संसद के दोनों सदनों में प्राप्त है। हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। जी हाँ, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। तो उद्देशिका का जो विचार लिया गया है कहाँ से लिया गया है?
यूएसए के संविधान से, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूएसए के संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक नए राज्य सृजित करने वाले विधेयक को, जी हाँ, भारत में एक नए राज्य को सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। जी हाँ, यहाँ पारित लिखा है कि भारत में एक नए राज्य के सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। तो कहाँ से पारित होना अनिवार्य है? जी हाँ, ऑप्शन हम लोग देखते हैं संसद में। ऑप्शन ए है हमारा, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। गलत है। ऑप्शन हमारा बी है, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। बिल्कुल सही है, संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होना जरूरी है विधेयकों को। अगर नए राज्य को सृजन करना है तो संसद में साधारण बहुमत होता है। आप लोग एकदम याद रखा करिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं और आंसर दूसरा टिक करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है, अगर नए राज्य को भारत में बनाना है तो संसद में साधारण बहुमत का उल्लेख किया गया है। हमारा आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? जी हाँ, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया है। तो इसको किस वाद में, कौन सा वाद आया था जिसके द्वारा ये स्वीकार किया गया था? तो जी हाँ दोस्तों, बताना है किसके द्वारा ये स्वीकार किया गया था, हम लोग देखेंगे। केशवानंद भारती, आप लोगों को दोस्त अच्छे से ही पता ही है, केशवानंद भारती बनाम केरल संघराज्य में जो विवाद, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की संरचना का भाग स्वीकार किया केशवानंद भारतीवाद में। जी हाँ, बिल्कुल राइट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग एकदम ये याद रखना है कि विवाद कौन सा ऐसा वाद आया था जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? तो केशवानंद भारतीवाद में। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए प्रदेश के सृजन एवं उसकी सीमा निर्धारण का अधिकार है? जी हाँ, ये अधिकार किसको है? तो आप लोगों को पता होगा कि नए प्रदेश का अगर सृजन करना है, उसका निर्माण करना है, ये अधिकार हमारी संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? जी हाँ, एकात्मक तत्व इसमें हम लोग को बताना है, जो कि कूट दिया हुआ है, तो हम लोग को जिसमें से चूज करके बताना है। तो देखेंगे, फर्स्ट कथन है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, सेकंड है राज्यपाल की नियुक्ति, थर्ड है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, फोर्थ है न्यायिक पुनर्विलोकन, फिफ्थ है अखिल भारतीय सेवाएं, सिक्स्थ है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो हम लोग देखेंगे तो इसमें होगा राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगा, क्योंकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व बिल्कुल सही है। न्यायिक पुनर्विलोकन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्वों की बात की जा रही है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। अखिल भारतीय सेवाएं सही है, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका से मतलब नहीं है। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दोस्तों थोड़ा सेशन बड़ा हो जाएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग कम्प्लीटली देखिएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? जी हाँ, कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है, चूँकि आप लोग को पता ही होगा, आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक न्याय, तो ये 3 न्याय है जो उद्देशिका में इनका उल्लेख किया गया है। इस पर हमारा आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? जी हाँ, तो हम लोग देखेंगे तो किसमें प्रतिबिंबित होता है? हमारी उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? जी हाँ, तो कौन अर्ह नहीं है? एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आगे हमको पढ़ना नहीं है,
लेकिन हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीय नागरिक विदेशी मूल की पत्नी, इनको तो अर्हता प्राप्त है। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, सही है। एक व्यक्ति का परपोती जो दूसरे देश का नागरिकता है, किंतु उसके पितामही मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। तो इस प्रकार हम लोग जब देखेंगे इसका आंसर जो होगा जाएगा दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे इसका आंसर जो होगा कि वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। जी हाँ, चूँकि ये सब सही हैं दोस्तों, ऑप्शन ए, बी एंड सी तीनों करेक्ट हैं, लेकिन वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए, ये हमारा चूँकि गलत है। वे अहर्य नहीं है, पूछ रहा है अहर्य नहीं है, तो हम लोग को अहर्य बताना है। चूँकि ऑप्शन ए भी अहर्य है, बी भी अहर्य है और डी भी अहर्य है। हमारा जो सी है, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हैं, वो अब अहर्य नहीं है कि आप उनको ऐसा मान्यता नहीं है कि अब वो आकर के फिर भारत में नागरिकता ले सकते हैं, ऐसा नहीं है उनको। ठीक है, इस प्रकार उनको वो अपना ये दावा नहीं पेश कर सकते कि हम भी भारतीय नागरिक हैं। इस प्रकार हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। हम लोग आंसर सी करेक्ट इसमें लगाएंगे। जी हाँ, अरे नहीं है की बात कर रहा है, तो हम आंसर सी लगाएंगे। इस पर आप लोग को थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। जी हाँ, वह किसको क्रियाशील बनाता है? साधारण पुरुषों और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। बिल्कुल ये हमारा आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? जी हाँ, संसदात्मक जो सरकार किस देश में सर्वप्रथम आरंभ की गई थी? तो ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके में आरंभ की गई थी सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार, जहाँ से भारत का भी संसदात्मक व्यवस्था लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? जी हाँ, तो किस भाग में हम लोग नागरिकता से संबंधित प्रावधान पाते हैं? भाग 2 में। आप लोग को ध्यान देना है, भाग 2 में नागरिकता से संबंधित बात की गई है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? जी हाँ, कितने प्रकार के न्याय की बात कहा गया है? तो हम लोग देखेंगे, चूँकि यहाँ पे दे दिया है स्वतंत्रता दिया है, समानता दिया, भ्रातृत्व और समानता और भ्रातृत्व, उसी क्रम में हमको उल्लेख करना है। तो हम लोग देखते हैं भारत संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, तो हम लोग देखेंगे 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है। जी हाँ, तो हम लोग जब देखेंगे इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। जो न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता एवं भ्रातृत्व, हम लोग जब देखेंगे तो 3 प्रकार की न्याय। जी हाँ, हम लोग जब देखेंगे इसका जो न्याय है हम लोगों का न्याय, जी हाँ दोस्तों, जो न्याय है 3 प्रकार के न्याय की बात करें। स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता, बिल्कुल 5 प्रकार की स्वतंत्रता। समानता 2 प्रकार की समानता है जो 2 प्रकार की समानता है। और भ्रातृत्व तो हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता एवं 1 भ्रातृत्व, इसका उल्लेख किया गया है। इस प्रकार हम लोग जब देखेंगे तो हमारा जो आंसर नंबर ए हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी को और एक नया मुकाम दीजिए। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।